फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग इस क्लास में भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो बंगाल के गवर्नर जो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव हुए 1757 से लेकर 1760, फिर उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक उनका कार्यकाल रहा है। तो आइए उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इस क्लास में लेने की कोशिश करते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध जो है इन्हीं के टाइम में लड़ा गया। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त किया गया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की गई। बंगाल में द्वैध शासन का जनक इन्हीं को कहा जाता है। श्वेत विद्रोह इन्हीं के टाइम में हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधियाँ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। सलावंत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई। क्लाइव ने सेना के तीनों केंद्रों की स्थापना की, इलाहाबाद, मुंगेर, बांकीपुर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो फ्रेंड 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। इसके अलावे आइए थोड़ा बहुत जो और कोशिश करते हैं जानने का कि द्वैध शासन होता क्या है। द्वैध शासन जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में लगाया गया था, जिसके तहत क्या हो गया, राजस्व वसूलने का, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी जो है नवाब के हाथों में दी गई थी, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। वेंसीटार्ट 1760 से लेके 1764 तक ये गवर्नर रहे हैं। इन्हीं के टाइम में बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। उसके बाद एक कार्टियर 1769 से लेके 72 तक रहे हैं। बंगाल में जो अकाल 1770 में आया था इन्हीं के टाइम में आया था। किस गवर्नर के टाइम में, कार्टियर। उसके बाद वारेन हेस्टिंगस जो है 1772 से लेके 1774 तक बंगाल के अंतिम गवर्नर हुए और बंगाल में जो है द्वैध शासन को जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। किनके टाइम में, वारेन हेस्टिंगस के। और 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की गई, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, ठीक है। तो अगला है वारेन हेस्टिंगस ही हैं। 1774 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्हीं के टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंगस को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी की सजा जबरन दी गई। इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। 1775 से लेकर 1782 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सलवाई की संधि हुई थी, ठीक है। 1780 से लेकर 1784 का जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और मैंगलोर की संधि हुई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराया गया। देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई। 1775 में आसफ उदौला के साथ फैजाबाद की संधि हुई। ये जितनी भी पॉइंट्स हैं, ये सब के सभी जितनी भी घटनाएं घटी हैं, सब वारेन हेस्टिंगस के टाइम में ही घटा है, ठीक है। वारेन हेस्टिंगस जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और हेस्टिंगस को ही भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। और ऐसा भी है कि वो पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर जो है महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। और 1784 में
क्या हुआ था, विलियम जोन्स के साथ मिलकर इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स क्या किए थे, कोषागार, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गए थे, कलकत्ता ले गए थे। ठीक है ना। 1772 में इन्होंने क्या किया, प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना किया। ठीक है, फौजदारी अदालतें जो थी वो सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में क्या हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दे दिया, जिसका नतीजा क्या हो गया कि वारेन हेस्टिंग्स जो उप दीवान 2 जो नियुक्त किए थे, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय, इन लोगों को जो है उनके पद से क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स क्या किए थे, नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। लेकिन 1775 में क्या हो गया कि मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1781 में, जो हम बता चुके हैं, 1781 में क्या किया इन्होंने, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। इसी समय में 1782 के टाइम में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय दिया था। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टक हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 के बीच एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था, उसका जो युद्ध विराम हुआ वो सलबाई की संधि के द्वारा 1782 में हुआ, और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो मैंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ। इन्हीं के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किनके काल में? वारेन हेस्टिंग्स के काल में। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन को नियुक्त किया था। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ था। ठीक है, 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना
था। इस पद पर प्रथम नियुक्त जेम्स ग्रांट की हुई। प्रथम जो नियुक्ति हुई किसकी हुई? जेम्स ग्रांट की हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचे थे तो बर्क द्वारा उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में उन्हें इस आरोप से क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। तो ये फ्रेंड्स कुछ वीवीआई पॉइंट्स हैं जो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा किए हैं। ठीक है, बहुत ही वीवीआई है जो ज़रूरी है। आइए आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन का कार्यकाल 1785 से लेके 1786 तक रहा है। किनका? सर जॉन मैकफर्सन का कार्यकाल 1785 से लेकर 1786 तक रहा है। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल रहा है वो 1786 से लेकर 1793 तक और फिर 1805 ईस्वी। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। कहता है जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए। किनके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 हुई। कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण 1793 में हुआ, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण किया गया। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया। 1790 से 92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना की स्थापना की गई। बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 लागू की गई। भारत में नागरिक सेवा का जनक या प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है। पुलिस व्यवस्था के जनक भी कॉर्नवालिस ही माने जाते हैं। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। किनकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर से एक बार रिमाइंड कर ले थोड़ा सा। इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने बंगाल, बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू किए थे? 1793 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो गई थी। जैसा हमने बताया भी है, ये पहले एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर में है। ठीक है, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। इनके टाइम में क्या हुआ था? जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों की समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से उच्च पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% मतलब 11 भाग में 10 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। ठीक है, आइए फ्रेंड अब देखते हैं सर जॉन शोर के बारे में। ठीक है, इनका कार्यकाल 1793 से लेके 1798 तक रहा है। इन्हीं के टाइम में 1793 का चार्टर अधिनियम आया। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकार विषय पर हस्तक्षेप किया था। निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 इन्हीं के टाइम में लड़ी गई थी।
किनके टाइम में भाई? सर जॉन शोर के टाइम में। ठीक है, ठीक है ना। सर जॉन शोर के समय में ही 1795 में निजाम तथा मराठों के बीच खेड़ा की लड़ाई लड़ी गई थी। 1795 में निजाम तथा मराठों के बीच खेड़ा की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, सर जॉन शोर के समय में क्या हुआ था? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। अब आइए हम लोग देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक रहा है। सहायक संधि की नीति 1798 प्रारंभ किए थे। सहायक संधि की जो नीति है 1798 में इन्होंने शुरू किया था। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 टीपू, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे, इन्हीं के टाइम में लड़े गए थे। मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। बसीन की संधि 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 इन्हीं के टाइम में लड़ा गया था। ठीक है, 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्रिसेंसिव हेतु भेजना होता था। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टरलोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना। ऑक्टरलोनी 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया था। एमिन्स की संधि। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की थी, किंतु 1802 में इसको बंद कर हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। ठीक है, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। किनके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने की। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने की। आइए कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि की पद्धति शुरू करने का श्रेय जाता है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। पॉइंट नोट करने की चीज़ें हैं। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे सबसे पहला हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर हैं। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारे गए थे। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों का भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 9 युवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मृत्यु 1805 दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर जॉर्ज बालो
इनका कार्यकाल जो है 1805 से लेकर 1807 तक रहा है। रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक ये रहे हैं। वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 इन्हीं के टाइम में लड़ा गया है। किनके टाइम में? सर जॉर्ज वार्डलो के टाइम में। 1806 में वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह इन्हीं के काल में लड़ा गया था। किनके काल में? सर जॉर्ज वार्डलो के काल में। होलकर के साथ सहायक संधि राजपुर घाट की संधि की थी। होलकर के साथ सर जॉर्ज वार्डलो ने सहायक संधि राजपुर घाट की संधि की थी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनका कार्यकाल 1807 से लेके 1813 तक रहा है। रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 में इन्हीं के टाइम में हुआ। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि भी लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में ही हुआ। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में ही रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, जिसके मध्यस्थता जो है चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। मध्यस्थता कौन किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ। किसके बीच हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम और रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। इन्हीं के समय में चार्टर एक्ट 1813 भी जो है पास हुआ था। चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, किनके टाइम में? लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में। अब आइए आगे देखते हैं। अगला है लॉर्ड हेस्टिंगस, जिनका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 तक रहा है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तथा सुगौली की संधि 1816 इन्हीं के टाइम में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19। मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंगस को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस की उपाधि दी गई। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि की। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा लॉर्ड हेस्टिंगस ने ही की। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 लागू हुआ। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? मद्रास में। मद्रास के गवर्नर कौन थे उस समय? टॉमस मुनरो थे। 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। कहाँ? पंजाब में। तो फ्रेंड्स, ये महालवाड़ी व्यवस्था क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है, इस पर हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 1822 का नेटेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था बंगाल में। किसके टाइम में? लॉर्ड हेस्टिंगस के टाइम में। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंगस के समय ही आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 हुआ था। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेपाल के अमर सिंह थापा को क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध खत्म हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में ही पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मुहम्मद, चीतू एवं कासिम एवं करीम खां थे। पिंडारियों के जो मुख्य नेता थे वासिल मुहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इन्हीं के टाइम में मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। किसके टाइम में? लॉर्ड हेस्टिंगस के टाइम में। लॉर्ड हेस्टिंगस ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब है लॉर्ड एम्सहर्ट, जिनका कार्यकाल 1823 से लेके 1828 तक रहा है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तथा यानदबू की संधि 1826। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, ये सब के सब किनके टाइम में हुए हैं?
लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय में। ठीक है, लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824-1826 लड़ा गया था। 1826 में वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई थी। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है, किनके टाइम में? लॉर्ड एम्सहर्स्ट के टाइम में। ठीक है, अब आइए देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1833 तक रहा है। सती प्रथा पर रोक लगाया गया कब? 1829 में। ठगी प्रथा का अंत किया गया कब? 1830 में। कर्नल सुलीमन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद कर दिया गया और न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया। किनके टाइम में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। ठीक है, 1803 में यह मद्रास का गवर्नर थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब थे? 1803 में मद्रास का गवर्नर थे। इन्हीं के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने, कानों में बालियां न पहनने देने पर वेलोर के सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। ठीक है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। किसके समय में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। कर्नल सुलीमैन की सहायता से ठगी का अंत कर दिया गया। कब? 1830 में। बहुत ही VVI पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जो कंपटीशन वगैरह में आए दिन पूछते हैं। ठीक है, तो इस सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आइए अगला हम लोग देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक को हमने देख लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके कार्यकाल को फिर देखते हैं। ये भारत के पहले क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो दूसरा कार्यकाल हो गया वो 1833 से 1835 तक का जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में था। तो आइए कुछ और देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। अफीम के व्यापार को नियमित किया और अब यह केवल बम्बई से ही निर्यात की जा सकती थी। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय कराया गया। किनके टाइम में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। ठीक है, अब आइए देखते हैं लॉर्ड मेटकॉफ, जिनका कार्यकाल जो है 1835 से 1836 था। लॉर्ड मेटकॉफ का कार्यकाल जो है 1835 से 1836 था। इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किनको? लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छी एक चीज़ जो है देखिए, रिमाइंड रखिएगा, जो 1829 में जो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, उसमें राजा राम मोहन राय जो है सहयोग किए थे। ठीक है ना, और इस प्रथा के खिलाफ जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कानून बनाया था 1829 में। धारा 17 के द्वारा विधवाओं के जो है सती होने की प्रथा को क्या कर दिया गया था? अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आइए
आगे देखते हैं। अब है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जिनका कार्यकाल 1836 से 1842 था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 इन्हीं के टाइम में लड़ा गया था। किनके टाइम में? लॉर्ड ऑकलैंड। भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में। 1838 में ऑकलैंड रंजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि हुई थी। ठीक है, अब आइए कुछ और रिमाइंड करते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 किनके समय में लड़ा गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया गया था। इन्हीं के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए फॉरेन जा सकते हैं। किनके टाइम में? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं। ग्वालियर के साथ युद्ध जो है 1843 में हुआ था। नहीं, चलिए अब विश्वास छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, ओल्ड मैन इन हरी। ओल्ड मैन इन हरी उपनाम सिंध का विलय 1843। ओल्ड मैन इन हरी उपनाम सिंध का विलय 1843। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 के अधिनियम 5 द्वारा किया गया। 1843 से 1844 में ही देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई। किनके टाइम में? लॉर्ड एलनबरो के टाइम में, जिनका कार्यकाल था 1842 से 1844। थॉमसन योजना किनके टाइम में प्रस्तुत की गई? लॉर्ड एलनबरो के टाइम में। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था किनके टाइम में? लॉर्ड एलनबरो के टाइम में। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। ठीक है, किनके टाइम में? लॉर्ड एलनबरो के टाइम में। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843 में। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। किनका कार्यकाल? लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल जो है कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। अब आइए देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जिनका कार्यकाल 1844 से लेकर 1848 तक रहा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 एवं लाहौर की संधि 1846। खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबलि प्रथा पर रोक। खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबलि प्रथा पर रोक ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के टाइम में ही लगा था, जिनका कार्यकाल 1844 से लेकर 1848 था। अच्छा, एक चीज़ आपको नोट कर लीजिएगा, तो रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? 1843 में हुई थी। रविवार की छुट्टी की जो शुरुआत है, संडे को जो हम छुट्टी मनाते हैं ना, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1843 में। तो बताइएगा कि किस गवर्नर के टाइम में? गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में। कुछ और जानते हैं। कहता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण अगर घटना देखा जाए तो पहला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज क्या हो गए? विजयी हुए थे। इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। बहुत ही VVI ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, अच्छी, जो खोंडा के बीच जो नरबलि प्रथा प्रचलित है किस राज्य में था? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के खोंडा जनजाति के बीच जो प्रचलित नरबलि प्रथा था उस पर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम क्या कर दिए थे? रोक लगा दिए थे। अब आइए देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जिनका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा है। किनका? लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849
पंजाब का कंपनी राज्य में विलय 1849, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52, लोअर बर्मा तथा पेगु का अधिग्रहण 1852, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854, व्यपगत सिद्धांत लागू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अंतर्गत सतारा को 1848 में, जैतपुर एवं सबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में तथा अवध को 1856 का जो है मिलाकर कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही VBI है, बहुत एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि उसको क्रमगत बताइए कि पहले किसको मिलाया गया, फिर किसको मिलाया गया, किन किन राज्यों को मिलाया गया। ठीक है, 1855 में करौली का भी विलय किया गया, किंतु इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, जिसके चलते इनको क्या करना पड़ा, वापस करना पड़ा था। अवध का विलय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया था। ठीक है, अवध का विलय कैसे किया गया था, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर। 1853 में बम्बई एवं थाने के बीच प्रथम रेल लाइन चली थी, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के। 1854 में डांगर अधिनियम पारित हुआ था, किनके टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला गया, भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला गया, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार किया गया, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के। ठीक है, कुछ और आइए रिमाइंड करते हैं। तो व्यपगत का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, कि इस नीति के द्वारा जो है लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इन राज्यों को मिलाया था। रेलवे माइन्यूट 1853 में बॉम्बे से थाने तक पहला रेल परिचालन शुरू हुआ था। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार जो है, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग 1854 की भी स्थापना इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो 1854 में डाक टिकट का प्रचलन हुआ, उसके बाद पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग 1854 की भी स्थापना इन्हीं के टाइम में हुआ, किसके टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के। कुछ और देख लें। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849, जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था, किसके टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को, अर्नित। दूसरा चिलायवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 अनिर्णित। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाव नदी के किनारे लड़ा गया था। तीसरा जो युद्ध था गुजरात चिनाव नदी के किनारे लड़ा गया था 12 मार्च 1849 को, जिसमें सिख बुरी तरह से हार गए थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था, किस पर, सिक्किम पर। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई, कब, 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उसे छीनना था। इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था, भूमि कर रहित जागीरों को पता करके उसको छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है, क्योंकि इस नीति के तहत जो है अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए गए बहुत सारे राज्य हैं। ठीक है, फिर से रिमाइंड करा दे, सतारा 1848 में, जैतपुर बुंदेलखंड संबलपुर उड़ीसा 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में कुशासन का आरोप लगा के लिया गया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे, कब, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी क्या किए थे, तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला से
शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की 34 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रथम रेल चलाई गई थी। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। कब? 1854 में। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। कौन? लॉर्ड डलहौजी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया लॉर्ड डलहौजी द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र की सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ठीक है फ्रेंड्स। 1922 में इलाहाबाद भारत में है एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद भारत में होता था और लंदन, दोनों जगह एक समय में ही सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता था। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे कुछ बेबी पॉइंट्स है जो हमने डलहौजी के बारे में देखे हैं। ठीक है। सिक्किम को भारत में मिलाया जाना, लॉर्ड डलहौजी द्वारा PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया जाना, इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ। पंजाब में बाड़ी दोआब में 2 नहरों का निर्माण हुआ। बंगाल के लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजित किया। जो प्रदेश नए नए अधिगृहित किए गए उन्हें प्रत्यक्ष शासन में ले लिया गया। इसे नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा जाता है। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1854 में जो शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने मैकाले की टपकन पद्धति को त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा की। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और वहाँ एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। डलहौजी को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया। सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। अब आइए लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 1857 तक रहा है एज ए भारत के गवर्नर जनरल। आइए देखते हैं। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के टाइम में जो है 1857 का विद्रोह लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं कि जब लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1858 से 1862 देखते हैं, जब भारत के प्रथम वायसराय बने थे। 1858 का भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सितंबर 1859 में नील विद्रोह हुआ। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित हुआ। 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो हम लोग लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल को देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो 1858 से 62 जो भारत के प्रथम वायसराय के रूप में हुए थे। तो आइए कुछ और इनके बारे में देख लेते हैं।
यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय थे। ठीक है, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अस्पतालों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। ठीक है, 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया। 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। किनके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे? ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला वायसराय भी थे। ठीक है, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में इन्हीं के टाइम में हुआ। भारतीय विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1861 का निर्माण भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जिनका कार्यकाल 1862 से लेके 1863 रहा है। वहाबी आंदोलन का दमन जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम के टाइम में हुआ था। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के टाइम में ही वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1863 ईस्वी में धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इनकी मृत्यु वहाँ हो गई थी। किनकी? लॉर्ड एल्गिन की। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया गया था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था लॉर्ड एल्गिन द्वारा। अब आइए देखते हैं सर जॉन लॉरेंस, जिनका कार्यकाल 1864 से लेकर 1869 रहा है। इन्हीं के समय में भूटान युद्ध 1865 हुआ। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में ही उड़ीसा में 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा। कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 1865 में बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। किसके समय में? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम में। आइए कुछ और देखते हैं। तो 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस के समय में उड़ीसा में 1866 में, बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा था। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन हुआ था। 1865 में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो 1865 ईस्वी में
भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत लॉर्ड लॉरेंस द्वारा की गई थी। कब? 1865 में। ठीक है, तो 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड लॉरेंस ने किया था। कब किया था? 1865 में। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो जिनका कार्यकाल 1869 से लेके 1872 तक रहा है। भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की। कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में भारत की पहली जनगणना हुआ। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? लॉर्ड मेयो की। कुछ और जानते हैं तो लॉर्ड मेयो द्वारा जो है अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मेयो द्वारा अजमेर में 1872 में जो है मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1872 में इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज का जो स्थापना है वो लॉर्ड मेयो ने ही करवाया था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की भी स्थापना लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में हुआ था। सांख्यिकी विभाग और सर्वेक्षण विभाग, कृषि विभाग सबका। ठीक है, और भारत का जो प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में हुआ था। अब आइए देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक जिनका कार्यकाल 1872 से लेकर 1876 तक माना जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875-76 में इन्हीं के समय में हुआ था। किनके टाइम में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में। अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को प्रोत्साहित किया गया। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह का दमन भी जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए कुछ और भी देख लेते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। तो बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में ही बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया था। किनके टाइम में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में। किनको भेज दिया गया था? मल्हार राव गायकवाड़ को। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इन्हीं के समय में लड़ा गया। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। स्वेज नहर कब खुला था? किनके टाइम में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में। ठीक है, तो पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था 1872 में। किसके टाइम में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित कर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। किनके टाइम में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं लॉर्ड लिटन जिनका कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 रहा है। तो लिटन विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ नाम से जाना जाता था। कौन? लॉर्ड लिटन जिनका कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक था। इनको क्या साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष अकाल से जिसे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पारित हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने एवं इसके व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 इन्हीं के बीच में लड़ा गया था। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। कौन? लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार थे। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के टाइम में, लॉर्ड लिटन के ही टाइम में बम्बई में, मद्रास में, हैदराबाद में, पंजाब में, मध्य भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है, और दिल्ली दरबार में इसका आयोजन किया गया था। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया और भारतीय समाचार पत्रों पर जो कठोर प्रतिबंध लगा दिया। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए ऐसा किया था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है, ठीक है। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। लॉर्ड लिटन के ही समय में 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने के लिए, व्यापार करने के लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षा में क्या कर दिया? अधिकतम आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, ठीक है। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। कौन? लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। चलिए, तो इस लॉर्ड लिटन जो है आर्म्स एक्ट 1878 पारित किया था, इसको हम लोग देख चुके हैं। इन्होंने सिविल सेवा में उम्र क्या कर दिया? 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस भारतीय जो ब्रिटिश गवर्नर जो हुए हैं, जिनका कार्यकाल हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग 2 पार्ट में वीडियो को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग लॉर्ड लिटन तक रखते हैं, अगले पार्ट में फिर से हम लॉर्ड रिपन के बारे में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।